बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। जोधपुर में पाकिस्तानी हिंदुओं का कत्ल, मोदी सरकार का घिनौना चेहरा बेनकाब, अक्सरियत और अक़लियत दोनों गैर महफूज, नाम निहाज सेकुलर भारत का अक़लियत दुश्मन रवैया। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन मुतहर्रिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एपीसी में बरतानिया से शिरकत, क्या एपीसी अपने अहदाफ हासिल कर पाएगी? ऑलरेडी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और 9 अगस्त को भारतीय ज़राए इब्लाग के हवाले से बताया गया था कि भारत के इलाके जोधपुर में रिहाइश पजीर 11 पाकिस्तानी हिंदू पुरस्कार तौर पर हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान से जाने वाले हिंदू राजस्थान के जिला जोधपुर में रिहाइश पजीर थे। मुतासरा खानदान का सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा था और भारतीय पुलिस का कहना था कि बज़ाहिर लगता है कि तमाम अफराद ने खुदकुशी कर ली है। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने 11 हिंदुओं की मौत की जिम्मेदारी भारतीय हुकूमत को करार दिया था और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने कहा कि पाकिस्तानी हिंदुओं को कत्ल किया गया है या उन्होंने खुदकुशी की है, दोनों सूरतों में जिम्मेदार भारतीय हुकूमत है। जबकि 14 सितंबर को पाकिस्तान की तरफ से तर्जुमान दफ्तर खारजा की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के शदीद खदशात के इंदराज के लिए हिंदुस्तानी इंचार्ज डिफाइजर को 14 सितंबर को वजारत खारजा में तलब किया गया है, जिसमें जिला जोधपुर के गांव में पुरस्रार हालात में बच्चों समेत 11 पाकिस्तानी हिंदू हलाक हुए हैं। इस बात पर भी रोशनी डाली गई कि अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक तफसीलात के लिए पाकिस्तान के लिए हाई कमीशन की तरफ से बार बार दरखास्तों के बावजूद हिंदुस्तानी हुकूमत इस मामले से बाज रही है और इस मामले के बारे में सिर्फ एक छोटी सी मालूमात का इंकिशाफ कर चुकी है और इसके बारे में कोई अहम तफसीलात, अमवात की वजह और हालात शेयर करने में नाकाम रही है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि भारत जो सेकुलर मुल्क होने का दावा करता है वहां अकलियत क्या अक्सरियत भी महफूज नहीं है। जब भी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए कहीं से भी किसी मुल्क से दूसरे मुल्क में लोग जाते हैं तो वहां पर उनको सहूलियात फराहम की जाती हैं, लेकिन यहां पर मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए जाने वाले खानदान को पुरस्कार तौर पर हलाक कर दिया गया और उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भारतीय हुकूमत की थी। और पाकिस्तान की तरफ से जब एहतजाज किया गया, पाकिस्तान की तरफ से जब भारतीय हाई कमीशन को बुलाया गया दफ्तर खारजा में, तो उनकी जानिब से चंद इंकशाफात किए गए, कुछ तफसीलात फराहम की गई, इसके अलावा कोई तफसीलात नहीं दी गई। इस पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान अकलियतों के हवाले से बेहतरीन मुल्क है। पाकिस्तान में अकलियतों के हवाले से कानून साजी भी की जाती है, उनके हुकूक का भी ख्याल रखा जाता है, लेकिन भारत में न सिर्फ अकलियतें बल्कि अक्सरियत भी महफूज नहीं है। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया वीडियो लिंक के जरिए सरबराह पाकिस्तान हिंदू काउंसिल हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, रमेश कुमार साहब। रमेश साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रमेश साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे इस मामले के हवाले से जानना चाहूंगा कि भारत में पहले कहा जाता था कि अकलियत महफूज नहीं है, लेकिन वहां पर अक्सरियत भी महफूज नहीं है। पाकिस्तान से जो हिंदू शहरी गए थे वहां पर पुरस्कार तौर पर हलाक हो गए। इस मामले में हिंदुस्तान हुकूमत उस तरह से ताउन नहीं कर रही। अभी तक इस मामले में क्या पेशरफ्त हो सकी है? शुक्रिया काशिफ। मैंने भारत के ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगाया, मैं पहले आपको वाज़ेह करूं। 2012 में ये फैमिली गई है, 2020 चल रहा है। 8 साल के बाद बड़े बिल पास करते हैं, सिटीज़न एक्ट पास करते हैं कि हम हिंदू को, कम्युनिटी को वेलकम करते हैं, मतलब लोगों को ऐसे इंटरनेशनली बेवकूफ़ बनाते हैं और लोग बगैर सोच समझ के चले जाते हैं। मगर ये उन लोगों के लिए आईना है जो इन झूठे बिलों के बलबूते के ऊपर चले जाते हैं कि 8 साल के बाद भी वो झुग्गियों में रहते थे, उनका ये हशर था। और 8 साल के बाद जब वो उनके इस्तेमाल में नहीं आए, जब उन्होंने कहा ये हमारे काम के नहीं है, तो इस तरीके से उनके मर्डर किए गए। अब पूछो मैं मर्डर क्यों कहता हूं? मैं इस वजह से मर्डर कहता हूं कि आप, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है कि जब पासपोर्ट जिस मुल्क का बंदा होगा, जिसका पासपोर्ट होल्डर होगा, आपको उसको एक्सेस देनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे प्रेसिडेंट हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना, जिस भी मुल्क में जहां का बंदा रहता है उस कम्युनिटी के उस एम्बेसी को एक्सेस दी जाती है। 9 अगस्त को ये इंसिडेंट होता है। 10 अगस्त को मैं इनको कहता हूं कि भाई आप एक्सेस दें, हमें बताएं, क्योंकि इनकी फैमिली यहाँ पे रहती है। एज ए पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बार बार वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर तो हिंदू के मसले को उठाते हैं, मगर हम भी पाकिस्तानी हैं। चाहे दुनिया के किसी कोने के ऊपर है, चाहे कनाडा में भी कोई इशू होता है तो भी मेरे पास आ जाता है। अभी एक लोगों का डेथ हुआ कनाडा के अंदर, मेरे पास आया कि भाई ये हमें फैसिलिटी चाहिए। मैंने एम्बेसी को इंटैक्ट किया। मैंने 10-11 अगस्त से लेके 14 सितंबर तक मैंने फॉरेन ऑफिस के थ्रू, मैंने पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली के थ्रू काफ़ी कोशिश की है कि किसी तरीके से एफआईआर की कापी शेयर हो जाए हमारी एम्बेसी से, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन शेयर हो जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट शेयर हो जाए, और वहां पे जो लोग, एक वो जो इस फैमिली से रिलेटेड है, एक वो लोग जो आज भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है और वहां पे बैठे हुए हैं और उन्होंने आज तक इंडिया का पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं किया है, उनका स्टेटस क्या है? आया ऐसे तो ये तो हमारे पास नोटिस में आया, 11 लोग थे, इस वजह से
हो सकता है 1 2 3 ऐसे बहुत सारे लोग हो जो हमारे पास नोटिस भी नहीं आए, मगर हमारे पास डेटा मौजूद है, उनका भी हमारे पास एक्सेस होना चाहिए कि क्या चीज़ है। मगर कोई इस तरफ ध्यान नहीं है, कोई इस तरफ नहीं जाती है, नहीं एक्सेस करते हैं। मैंने अपनी फॉरेन ऑफिस के थ्रू एक मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अगर नेक्स्ट मंडे तक, कल नहीं परसों तक, कोई फाइनली, क्योंकि 5 वर्किंग डे की बात की थी और मैंने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा है, मैंने अपने वीडियो पैगाम भी यूट्यूब के ऊपर जारी किया है, मंडे तक अगर इन्होंने पॉजिटिव मूव नहीं दिखाई, इन चीज़ों को अगर एक्सेस नहीं दी गई, ये चीज़ें शेयर नहीं की गई, ट्यूसडे के दिन मैं लाखों लोगों का, हिंदू कम्युनिटी का यहाँ पे हजूम लेके मैं मूव करूंगा टूवर्ड्स इस्लामाबाद और डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर इंडियन एम्बेसी के सामने धरना लगाऊंगा। फिर मुझे ये नहीं कहा जाए कि यहाँ पे सारी एम्बेसी है, आप ये माहौल यहाँ पे खराब नहीं करें, ये नहीं करें। अगर और मौलाना साहब का धरना लग सकता है, जब खान साहब ने धरना लगाया इसी रेड जोन में लग सकता है, तो मेरा भी धरना रेड जोन के अंदर लग सकता है, क्योंकि ये 11 खून मेरे जिम्मेदारी होती है उस मुल्क में जो तमाम तर बाशिंदे मौजूद होते हैं। भारत की ये जिम्मेदारी थी उनकी हिफाजत। भारत इस हवाले से भारत नहीं कोऑपरेट कर रहा है, जिस तरह से भी आप भी बात कर रहे हैं, अभी आप ट्यूसडे के एहतजाज की बात भी कर रहे हैं, तो कवानीन इस हवाले से कुछ हैं कि कोई इस हवाले से कवानीन हो, कोई इकदाम किए जा सके? कवानीन इंटरनेशनल बने हुए हैं और वो इंटरनेशनल जो कवानीन है वो हर मुल्क के अंदर लागू होते हैं। आप जिस भी मुल्क का बाशिंदा होता है, जिसका पासपोर्ट होल्डर होता है, वो चाहे पीआर कार्ड के ऊपर है, चाहे अकामा के ऊपर है, चाहे लॉन्ग टर्म वीज़ा के ऊपर है, जब तक वो नेशनलिटी सरेंडर नहीं करता या उस मुल्क की नेशनलिटी नहीं लेता, जैसे आज कोई लोग कनाडा में चले गए, पाकिस्तानी नेशनल है मगर उसने साथ में कैनेडियन नेशनलिटी ले ली, इसका मतलब यह है कि उनकी नेशनलिटी उन्होंने कबूल कर ली, फिर पाकिस्तान रेस्पॉन्सिबिलिटी 50% हो जाती है। मगर ये मिसाल जो है वो ये है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इनका आना जाना जो रहा है वो भी पाकिस्तानी पासपोर्ट। 8 सालों के अंदर, वैसे 5 सालों में नेशनलिटी मिलती है, आज भी उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत थी या वो लोग यहाँ पे वहां के कोई एजेंसी की किसी डिमांड के ऊपर यहाँ पे आते थे, उसकी कोई जासूसी के हवाले से आते थे, तो कम से कम या तो उनके ये काम के नहीं रहे, इस वजह से 11 के 11 लोगों को खत्म किया गया। जो भी मामा है ये हल होना चाहिए, शेयर होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, भारत तो एक सेकुलर मुल्क होने का दावा करता है, वहां पर इसका मतलब है अकलियतों के साथ साथ बात की जाती है, हिंदू मजहब के अलावा जो दीगर मजाहिब के लोग हैं वो महफूज नहीं है, इसका मतलब वहां पर तो अक्सरियत भी महफूज नहीं है। कसूर सिर्फ यह है कि उनका ताल्लुक वहां से नहीं है, लेकिन जो लोग वहां से ताल्लुक रखते हैं महफूज तो वो भी नहीं है। देखिए, 2 इशू है। मैं ये नहीं कहता कि भारत के अंदर कोई मुसलमान सेफ नहीं है या हिंदू सेफ नहीं है। बात यह है कि आपके पास, आप अपने घर में तो सेफ है, मगर आपके पास कोई मेहमान रहे तो आप उसकी मेहमान नवाजी अगर नहीं कर सकते तो ये सिटीजन एक्ट जैसे बिल नहीं बनाया आप। जो भी पाकिस्तान डैशिंग वहां पे चलती है, आप या तो उनको प्रोटोकॉल देते। आज तो ये बहुत बड़ा मामा एक क्वेश्चन मार्क है कि कितने पाकिस्तानी हैं और किन हालात में रह रहे हैं। ये आईना जब एक क्लियर होगा तो यहां पे लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तान से ताल्लुक है, चाहे वो हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे मुसलमान है, जो भी है, अगर वहां पे रहता है तो उनके साथ ऐसा असर होगा जो 11 लोगों के साथ हुआ। कश्मीर तो चलो एक और मैटर है, मगर ये तो वो मैटर है जिसके लिए आप सिटीजन एक्ट पास करके बैठे हैं और आप जो है वो 11 लोगों की 8 सालों में देखभाल नहीं की है और 11 लोगों को जब आपके वो काम नहीं आए आपने उनको मर्डर कर दिया। आप कहते हैं सुसाइड किया। भाई 11 लोग, एक किसी का दिमाग घूम सकता है, मुझे ऐसा तो कोई लोग बताएं। ऐसे भी मैंने एग्जाम्पल देखे हैं कि माँ जो हस्बैंड से बीवी गुस्से में आई, दोनों बच्चों के साथ, तीनों बच्चों के साथ खुदकशी कर ली। ये तो मैच्योर लोग हैं, एक एक बंदे को कोई बंदा मार नहीं सकता। 11 के 11 लोग सुसाइड कर जाएंगे। और अगर सुसाइड किया है तो फिर आप शेयर क्यों नहीं करते? अगर ये चीजें हम नहीं चलेंगी तो डॉक्टर साहब, भारत अब उस दिन का, अगर मंडे के दिन नहीं मिला, मैं ट्यूसडे के दिन यहां से मूव करूंगा। तो भारत हिंदुत्व के नजरिए पर कारबंद है, लेकिन इसके बाद नजर ये आता है कि वहां पर तो हिंदुत्व के नजरिए पर भी कारबंद नहीं है। भारत किस नजरिए के तहत चल रहा है? फिर ये बिल पास कर रहा है, उस पर इंप्लीमेंट नहीं होता, जबकि पाकिस्तान में सूरत बरक से आप खुद बेहतर बता सकते हैं कि पाकिस्तान में अकलियतों के हवाले से कानून साजी भी की जाती है, अमल दरामद भी होता है, हुकूक का भी ख्याल रखा जाता है, जबकि भारत में बिल्कुल मुख्तलिफ है। पहली चीज तो ये हिंदुत्व कोई है ही नहीं, हिंदुइज्म है। हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, बाइबल हो, क्रिश्चियनिटी हो, ये सारे हमें गुड ह्यूमन बींग सिखाते हैं। ये एक पॉलिसी है,
ये एक नेशनल पॉलिसी है। जब मोदी इलेक्शन में आता है तो भी पाकिस्तान डैशिंग चलती है, मगर यहां पे जब खान साहब आया चाहे मियां साहब आया, उन्होंने कहा हमने पड़ोसी मुल्कों के साथ तहलकात बेहतर बनाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान डैशिंग के चक्कर में हिंदुत्व का कोई कसूर नहीं है कि हिंदुत्व इस पॉलिसी में मैं नहीं हूं हिंदुत्व, मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूं कि आप जो पाकिस्तान डैशिंग ये जो इसमें जो जा रहे हैं, ये आप गुड ह्यूमन बीइंग की निशानी नहीं है, ये एक वैश्याना निशानी है। और आप इस तरीके से लोगों को मर्डर करेंगे, इस तरीके से आप करेंगे। गॉट योर पॉइंट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार, सरबराह पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, मेंबर कौमी असम्बली, हमारे साथ मौजूद थे। और ये जो वाकया हुआ है, इस मामले को हल होने की ज़रूरत है और मंडे तक का टाइम दिया गया है। अगर मंडे तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आती, इस हवाले से कोई भी शवाहिद नहीं मिलते, तो उसके बाद ट्यूसडे को डॉक्टर रमेश कुमार का कहना है कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल एहतजाज करेगी। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल पर दबाव बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक तरफ तो ये मामले चल रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर सियासी गहमा गहमी भी रूज पर है। कल APC होने जा रही है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और पाकिस्तानी सियासत का कल अहम दिन है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जब से इक़्तिदार में आई है, अपोजिशन की तरफ से अभी तक हुकूमत को टफ टाइम नहीं दिया जा सका है। अपोजिशन को हमेशा हर महाज पर सुबकी का सामना रहा है, चाहे वो सेनेट के इलेक्शन हो, चाहे वो बजट का मामला हो, और चाहे वो 2 रोज़ पहले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में फैटिफ पर कानून साजी का मामला हो। कल यानी कि 20 सितंबर को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होस्ट कर रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी वीडियो लिंक के जरिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। और सबसे अहम जो पेशरफ्त APC के हवाले से ये हुई है कि गुज़िश्ता रोज़ जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ साहब से रबता किया था, उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया था कि नवाज शरीफ साहब को दावत दी है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। और आज खबर ये आई ज़राए के मुताबिक कि नवाज शरीफ साहब ने दावत कबूल कर रही है, वो भी इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अब देखना यह है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अहदाफ क्या हो सकते हैं, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाती है अपोजिशन जमातों की तरफ से। और जैसे ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ साहब से रबता किया, उसके बाद हुकूमत भी मुतहर्रिक है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत की जानिब से भी कहा गया, डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट किया आज कि अगर खिताब नशर हुआ तो पैमरा समेत दीगर ऑप्शन इस्तेमाल होंगे। कैसे मुमकिन है मफरूर मुजरिम सियासी सरगर्मियां करे और भाषण दे, शरीफ खानदान झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकता है। जबकि ऑपोजिशन अपनी तैयारियां मुकम्मल किए हुए है। मरियम नवाज आज पहर इस्लामाबाद पहुंच गई थी और वो कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। मरियम नवाज APC में नवाज शरीफ की हिदायत के साथ ही शिरकत करेंगी। दूसरी तरफ ऑपोजिशन की APC ने नून लीग के वफ्द का ऐलान भी कर दिया। वफ्द की क़यादत मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब करेंगे। वफ्द में शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल शामिल हैं, जबकि अयाज सादिक और परवेज रशीद भी APC में शिरकत करेंगे। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ऑपोजिशन मुतहर्रिक है। अब इस APC के बहुत सारे पहलू हैं। सबसे अहम पर्सपेक्टिव तो ये है कि ऑपोजिशन क्या लाहे अमल बनाती है, ऑपोजिशन क्या हिकमत अमली बनाती है, किस तरह से वो हुकूमत को टफ टाइम देंगे। और लेट्स सपोज अगर ऑपोजिशन के अहदाफ वो हासिल नहीं कर पाती APC के बाद, तो फिर वो हुकूमत को मजबूत करेंगे या कमजोर करेंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ये भी है कि नवाज शरीफ जो APC में शिरकत करने जा रहे हैं वीडियो लिंक के जरिए, क्या वो हुकूमत को ये बताना चाहते हैं, ये बावर करवाना चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब बरतानिया में बैठकर भी मुतहर्रिक हैं और पाकिस्तान की सियासत में उसी तरह से दोबारा शामिल होने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ कानूनी तौर पर तो इसके पर्सपेक्टिव हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब अगर मुतहर्रिक होते हैं तो उसके बाद उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले उन्होंने हाजिरी इस्तिस्ना की दरखास्त दी थी, उसके बाद जमानत पर वो बाहर चले गए तो बाहर उनका इलाज हो रहा है। और जब उन्हें वापस आने का कहा जाता है तो उनकी तरफ से जवाब भी आता है कि अभी उनकी हालत बेहतर नहीं है, मेडिकल बुनियादों पर वो बाहर मौजूद हैं, जब तक हालत बेहतर नहीं होती वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। लेकिन वहां से बैठकर वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब करने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या मुमकिन तौर पर ऑपोजिशन अपने अहदाफ हासिल कर पाती है। दूसरी तरफ आज गवर्नर पंजाब और वफाकी वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह की भी मुलाकात हुई है। सियासी और हुकूमती उमूर समेत दीगर इशूज पर उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि हुकूमत को किसी APC से कोई परेशानी नहीं है। गवर्नर पंजाब ने यह कहा, बड़ी मुतमईन है हुकूमत। साथ ही साथ बोले कि ऑपोजिशन अब पार्लियामेंट के बाहर भी नाकाम होगी, जबकि वफाकी वजीर दाखिला कहते हैं कि अवाम ने 5 साल हुकूमत करने का मैंडेट दिया है। अब देखना यह कि क्या ऑपोजिशन कामयाब हो पाती है नहीं हो पाती, इस पर आज हम बात करेंगे। मुझे ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे एंकर पर्सन है, तज्जिया करें समर अब्बास साहब। इसी पर उनका तज्जिया लेंगे कि सियासी तौर पर क्या आगे जाकर कोई हलचल होने वाली है, क्या कल ऑपोजिशन की ये APC कामयाब होगी, क्या अहदाफ हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। एंकर पर्सन तत्यागढ़ समर अब्बास साहब वीडियो लिंक के जरिए प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। पॉलिटिकल क्या सिनेरियो चल रही है, एपीसी कुछ फायदा दे सकेगी ऑपोजिशन को, इस पर बात करेंगे। समर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। समर साहब, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने जा रहे हैं। ऑपोजिशन के लिए उम्मीद की किरण है? देखिए, एक इसकी सिंबॉलिक तो हैसियत होगी कि वो मुत्तहिदा अपोजिशन जो अब तक गैर मुत्तहिद रही है 10 से 11 मुख्तलिफ मौके पे, अब वो सारी अपोजिशन का मिलकर बैठना, इसकी एक सिग्निफिकेंस तो है। पॉलिटिकल के तमाम अपोजिशन यकजा होकर एक ही प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट के खिलाफ एक ऐलान करेगी, एक हिकमत अमली अपनी जारी करेगी कि आइंदा के लिए किस तरह से हुकूमत को दबाव में लेकर आना है। यकीनी तौर पर कुछ 4-5 मुश्तरका जो हैं वो जलसों का ऐलान किया जाएगा, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलके जलसे करेंगी पाकिस्तान के बड़े शहरों में। तो इसकी एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस तो है, लेकिन इसका जो दूसरा सबसे अहम पहलू है वो ये है कि क्या अपोजिशन अपने मकासद में कामयाब हो सकेगी? तो उसका जवाब माजी के तजुर्बात को देखते हुए बिल्कुल नहीं में है, क्योंकि इससे पहले भी अपोजिशन 10 मुख्तलिफ मौके पे इकट्ठी हुई है हुकूमत के खिलाफ, और हर मर्तबा अपोजिशन ने हुकूमत को मजीद मजबूत ही किया है, उसे कमजोर नहीं कर सके। और आपकी इजाजत से मैं वो मौके गिन भी लेता हूं। सबसे पहले ये सारी गैर मुत्तहिदा अपोजिशन इकट्ठी हुई जब इलेक्शन के बाद असेंबलियों में हल्फ उठाए गए। तो आपको याद है कि हल्फ उठाने से पहले एक एहतजाज हुआ था इलेक्शन कमीशन के बाद धांधली के खिलाफ। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब भी उस एहतजाज में नहीं आ सके थे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी उस एहतजाज में नहीं आ सके थे। तो वहां पे यूनिटी जो है पहले वहां पे डिस्टर्ब हो चुकी थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे थे कि हल्फ ही ना उठाया जाए असेंबलियों में, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हल्फ उठाने पे सबको मजबूर किया। वहां आपको तकसीम नजर आई। उसके बाद फिर असेंबली के अंदर जब हल्फ उठा लिए गए तो सबसे पहले स्पीकर का इलेक्शन था। स्पीकर के इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी ने खुर्शीद शाह को खड़ा किया था असद कैसर के मुकाबले में। खुर्शीद शाह को नून लीग के तमाम अरकान ने वोट दिया, लेकिन जब कायद ऐवान का इलेक्शन आया वजीर आजम का, तो उसमें नून लीग की तरफ से शहबाज शरीफ साहब उम्मीदवार थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ साहब को वोट नहीं दिया। तो यानी उसका फायदा यह हुआ कि खान साहब बड़े आराम से प्राइम मिनिस्टर बन गए, शहबाज शरीफ साहब को कम वोट मिले। हाँ, बन तो वैसे भी जाना था, लेकिन वहां जो कमिटमेंट थी अपोजिशन की वो पूरी नहीं की पीपल्स पार्टी ने। फिर सदर का इलेक्शन आ गया। सदर के इलेक्शन में आपको याद है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से एतजाज एहसन साहब को नॉमिनेट किया गया था कैंडिडेट अपोजिशन की तरफ से, लेकिन नून लीग ने उन पर एतराज कर दिया। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को जरदारी साहब ने भेजा था नून लीग को मनाने के लिए, तो मौलाना साहब खुद कैंडिडेट बन के आ गए थे। अपोजिशन के 2 कैंडिडेट आ गए, इसकी वजह से आरिफ अलवी साहब बड़े आराम के साथ सदर मुमलिकत बन गए। ये तीसरा बड़ा इम्तिहान था। उसके बाद आप गिनते चले जाएं, ये जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आई अपोजिशन, बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन वहां भी नाकामी का सामना ना सिर्फ करना पड़ा, बल्कि उसके बाद एक दूसरे पे बदएतमादी, एक दूसरे पे इल्जामात कि मेरे बंदे पूरे तो समर साहब, इस सारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ऑपोजिशन को हर महाज पर सुबकी का सामना रहा है। और अभी 3 रोज पहले की बात कर ली जाए, पार्लियामेंट में जो कानून साजी होनी थी, फैटफ के हवाले से जो लेजिस्लेशन होनी थी, उस पर भी हमने देखा। तो अभी जो एपीसी में एजेंडा तय होता है, जो भी एजेंडा हो, जिस तरह से भी आप भी बात करें कि जल्द से जुलूस निकाले जाएंगे बड़े शहरों में, ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद हो सकेगी क्या? जो भी फैसले किए जाएंगे उस पर पार्टी के दीगर अराकीन मुत्तफिक होंगे? देखिए, इस वक्त एक बड़ा वाज़े इख्तलाफ है पॉलिसी का, लाए अमल का। देखिए, हर 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 एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना मंशूर होता है, अपना अपना उसका एक सियासी लाया अमल होता है, अपनी अपनी सियासी मजबूरियां और सियासी मसलहतें होती हैं। इस वक्त मैं आपको बताता हूं, जो बड़े 3 की प्लेयर्स हैं अपोजिशन की एपीसी के अंदर, एक है पीपल्स पार्टी, जेयूआईफे और मुस्लिम लीग नून, जो 3 बड़ी जमातें हैं। अब इन तीनों बड़ी जमातों का अपना अपना पॉलिटिकल लाया अमल है उनका। मसलन मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनका बड़ा क्लियर स्टांस है सारे मामले पे। वो कहते हैं किसी भी तरह से इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करना है, चाहे उसके लिए जायज ना जायज जो भी तरीका उन्हें इख्तियार करना पड़ता है, वो हर तरीका, हर हरबा, हर हद तक जाने को तैयार है, चाहे मजहबी कार्ड खेलना पड़े, जो मर्जी करना पड़े। मौलाना साहब हर इंतहा पे जाने को तैयार है। उनका टारगेट है हुकूमत गिरनी चाहिए, हुकूमत खत्म होनी चाहिए। नून लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग नून का यह मुतालबा है, उनका मौकिफ यह है कि फौरी तौर पर नए इंतखाबात हों। यानी जब नए इंतखाबात की बात करते हैं, उसके लिए ना सिर्फ फिर कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे, बल्कि सूबाई हुकूमतें भी तहलील होंगी, सूबाई सतह पर भी इंतखाबात होंगे। अब आपको पता है कि पीपल्स पार्टी को यह सूट नहीं करता, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है। नून लीग इस वक्त किसी सूबे में हुकूमत नहीं, इसलिए वो नए इंतखाबात चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी को यह सूट नहीं करता, वो ये चाहते हैं कि इन हाउस चेंज आए, सिर्फ वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाके इमरान खान को हटा दिया जाए,
बाकी सिस्टम ऐसे ही चलता रहे, कोई और पीटीआई से ही वजीर आजम आ जाए, काबिल कबूल है। क्योंकि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि सिंध से उनकी हुकूमत चली जाए, वो सिंध में हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए ये एक बड़ा वाज़ेह इख्तिलाफ राय है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। हाँ, एक बड़ा फैसला जिसपे अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन की मुत्तहिद हो जाती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी एक मुसीबत, एक बहुत बड़ी समर, मुश्किल इस सारी हुकूमत के लिए सूरत खड़ी कर हाल सकती है। में वो मैं आपको नून जरा लीग लाइव जो में अपना बता दूं। वोटर है जी, जी। उसको किस तरह से मुतहर्रिक करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने जियालों को किस तरह मुतहर्रिक करेगी, इतने सारे जो केसेस जो सिनेरियोस चले हैं उसके बाद क्या वही एतमाद रहा है तमाम तर जितने भी कारकुनान हैं या जो जियाली हैं या नून लीग के जितने भी मत वाले हैं? देखिए, जो करप्शन से मुतल्लिक जो परसेप्शन मुल्क के अंदर बनी हुई है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी के कारकुनान के अंदर, पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप के अंदर उसकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। तो उसमें तो जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो अपने कारकुनान को मोबिलाइज कर सकती है बड़े आराम के साथ, लेकिन यहाँ पे कारकुनान से ज्यादा बढ़ के मेरे ख्याल से अगर फौरी तौर पे मुत्तहिदा अपोजिशन अगर हुकूमत को मुश्किल में डालना चाहती है, तो उसके लिए सड़कों पे आने से बड़ा फैसला, जो बहुत आसान फैसला हो सकता है, यानी कि करने को उसमें आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं चाहिए, आपको आवाम नहीं चाहिए, वो ये है कि सारी अपोजिशन मिलके पार्लियामेंट से मुश्तरका तौर पर इज्तिमाई इस्तीफों का ऐलान कर दे। अगर इज्तिमाई इस्तीफे आ जाते हैं कौमी असम्बली से, तो फिर हुकूमत चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिस इज द ओनली कार्ड ऑपोजिशन हैव राइट नाउ। यस, बिल्कुल एक वाहिद ऑप्शन यही है कि आप यानी कि जब ऑप्शंस की बात करते हैं तो तीन बड़े ऑप्शंस हैं इस वक्त। देखें, एक ऑप्शन ये है कि आप वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। उससे पहले शायद ये स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन मेन उनका टारगेट है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। वो कामयाब हो भी सकती है। यहाँ सेनेट के अंदर आपके पास स्ट्रेंथ थी, 64 अरकान थे आपके पास, वहां आपसे नहीं मैनेज हो सके थे 52 वोट। तो यहाँ पे तो आपके पास नंबर ही नहीं है। 342 के आवाम में आपके पास 157 मेंबर है अपोजिशन के पास, गवर्नमेंट के पास 187 है। तो यहाँ तो आप मैनेज कर ही नहीं सकते। यहाँ तो 180 के करीब गवर्नमेंट के पास है, आप मैनेज कर ही नहीं सकते, आपके पास नंबर ही नहीं है। तो ये काम तो आप करने से रहे। दूसरी बात आपके पास आ जाती है, आप सड़कों पर निकले, आवाम को मोबिलाइज करें, एक अवामी तहरीक जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ शुरू की जाए। महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, आवाम के दीगर मसाइल को लेकर, इश्यूज को लेकर आवाम को मुतहरिक किया जाए, सड़कों पर निकाला जाए। उससे ये हो सकता है कि गवर्नमेंट को दबाव में लाकर वज़ीर आज़म का इस्तीफा ले लिया जाए। वो ऑप्शन भी इस वक्त नजर नहीं आ रहा कि इस तरह से ये पार्टीज निकल पाए बाहर, लोगों को मुतहर्रिक कर सके। एक तो कोविड की सिचुएशन भी है, बाकी मामला भी हैं, अभी मुकम्मल तौर पर सूरत हाल बेहतर नहीं हो अच्छा, सकी। इस बार की एपीसी में समर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक के जरिए शिरकत कर रहे हैं। एपीसी को नवाज शरीफ साहब की शिरकत से कुछ फायदा होगा, कुछ असर पड़ेगा? देखिए, मेरे ख्याल से मियां नवाज शरीफ की शिरकत के हवाले से एक तो मैं खबर भी आपको दे दूं, कल से डिस्कशन बड़ी इस पे चल रही है। ये एक एक्सक्लूसिव न्यूज भी आपको दे रहा हूं, खबर दे रहा हूं आपके प्रोग्राम में। वो ये है कि अब सामने तो ये आ रहा है कि कल शाम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां नवाज शरीफ को टेलीफोन पर उनके साथ राब्ता किया और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर एक दावत दी कि आप एपीसी में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करें और वहां आप एपीसी के अंदर खिताब करें। सामने तो यही आ रहा है, लेकिन असल में मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी जाती ख्वाहिश थी कि वो एपीसी के अंदर उनकी शिरकत हो, वो खुद एपीसी के अंदर खिताब करें। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी कल सुबह ही लंदन में मुस्लिम लीग नून के कुछ अहम जराये से, मियां साहब के करीबी जराये से बात हुई थी। तो वो ये बता रहे थे कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज हम आपको इतवार के रोज एपीसी के अंदर देने जा रहे हैं। तो यकीनी तौर पर मियां नवाज शरीफ ने कल सुबह ही फैसला कर लिया था कि वो एपीसी के अंदर वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। ये फैसला मियां साहब कल सुबह ही कर चुके थे। हाँ, फिर कम्युनिकेट किया गया बिलावल भुट्टो जरदारी को, पीपल्स पार्टी चूंकि होस्ट कर रही है सारे इवेंट को, तो उन्हें कम्युनिकेट किया गया कि एक मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर दावत दे दें मियां साहब को, वो खिताब करने के लिए रजामंद हैं। तो यकीनी तौर पर तो क्या फिर ये इस तरफ इशारा है कि मियां साहब एक बार फिर से सियासत में मुतहर्रिक होने जा रहे हैं? बिल्कुल। देखें, जब वो पाकिस्तान के अंदर थे तो यहाँ वो जेल के अंदर रहे, मुख्तलिफ मसाइल में घिरे रहे, वो पॉलिटिकली मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट नहीं हो सके, एक्टिव नहीं हो सके, मुतहर्रिक आपको नजर नहीं आए। अब मियां नवाज शरीफ है लंदन में, और इस वक्त हुकूमत जितना मर्जी जोर लगा ले, कोई कानून ऐसा नहीं मौजूद कि जिसके थ्रू हुकूमत मियां नवाज शरीफ को बरतानिया से वापस ला सके। अब मियां साहब को पता लग गया, और कल एपीसी के अंदर मियां साहब का वीडियो लिंक के जरिए खिताब करने का जो फैसला है, ये दर हकीकत हुकूमत को चिढ़ाने का उनका उनका इरादा है। वो हुकूमत को चिढ़ाना चाहते हैं, वो हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि आप जो मर्जी कर लें। हुकूमत को वो ये हुकूमत की बेबसी जो हुकूमत को दिखाना चाहते हैं कि आप बेबस हैं, मैं बरतानिया से बैठ के मुकम्मल तौर पर सियासत में एक्टिव हूंगा और आप मुझे वापस नहीं ला सकते। क्योंकि जाहिर है
हमारा बरतानिया के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, मुजरमान की वारगी का हमारा मुआहिदा ही नहीं है। और बरतानिया आपसे तब करता है उनके दो बेसिक पॉलिटिकल कंसर्न थे, एक है सजाए मौत का मामला और दूसरा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का। मियां नवाज शरीफ का तो सारा केस ही वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जरा सा भी कंसर्न किसी केस पे हो तो बरतानिया के कवानीन जो हैं वो किसी सूरत भी इस तरह के किसी मुल्जिम या मुजरिम को मुतलका मुल्क के हवाले नहीं करते। हमारा तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी नहीं है, वो इसीलिए नहीं कर रहे हैं, उनके दो बेसिक कंसर्न हैं। तो हुकूमत मियां साहब को बरतानिया से वापस नहीं ला सकती, इसलिए मियां साहब तो समर अगर मियां साहब हुकूमत को जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं कि चिढ़ा रहे हैं कि मैं बरतानिया में बैठकर भी सियासत में उसी तरह से मुतहर्रिक हूं, सियासत में वापस आ रहा हूं, तो केसेस ओनली ऑप्शन था हुकूमत के पास जिनके जरिए उन्होंने तमाम ऑपोजिशन को टफ टाइम दिया हुआ था, ऑपोजिशन के गिर्द शिकंजा सख्त था। तो अब हुकूमत भी जिस तरह से आज भी शहबाज गिल साहब का ट्वीट आया कि हम तमाम तरह ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, दूसरी तरफ वफाकी वजीर दाखिला की भी मुलाकात हुई गवर्नर से, तो हुकूमत के पास फिर क्या ऑप्शन हैं? ऑपोजिशन क्या फिर इसका मतलब है टफ टाइम देने में कामयाब हो जाएगी? और मियां साहब के लिए क्या ऑप्शंस होंगे फिर हुकूमत के पास? देखें, दो पहलू है आपके सवाल का जो जवाब बनता है, इसके दो हिस्से हैं। एक तो है टफ टाइम देने की बात कर रहे हैं, दूसरा कानूनी ऑप्शंस की बात की जा रही है। जहां तक कानूनी ऑप्शंस की बात की जा रही है तो ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है कि आप मियां नवाज शरीफ को खिताब करने से रोक सकें। इस एपीसी के अंदर कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, आप नेमिंग एंड शेमिंग कर सकते हैं कि मियां साहब मकरूर हैं, इश्तिहारी हैं, केसेस का सामना नहीं कर रहे हैं, करप्शन करके यहां से भाग गए। लेकिन समर गिल साहब ने ये लफ्ज इस्तेमाल किए थे अपने ट्वीट में कि नशर हुआ तो हम पैमरा के ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब वो सिर्फ नशर होने से रोक सकते हैं? नहीं, देखें, इसमें एक बहस है, ये एक बड़ी अहम बहस है, ये बड़ी एक जबरदस्त बहस है। इसमें आप अगर बारीकी में जाएं तो नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो लोग दहशतगर्दी में मुलव्वस थे उन लोगों की आप ग्लोरिफिकेशन मीडिया पे नहीं कर सकते, उन लोगों को आप नहीं दिखा सकते। ये एक मियां साहब का जो केस है वो एक मुजरिम जरूर है, मुजरिमान आते रहे हैं, आके कर सकते हैं, ऐसा कोई कानून जो है उन्हें मेरे ख्याल से नहीं रोकता। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट रोक पाए। हाँ, प्रेशर के थ्रू अगर किसी को रोका जा सके तो वो अलग बात है, लेकिन रोकना इतना आसान नहीं होगा। पैमरा के थ्रू ये करना, ये एक धमकी मीडिया को लगा दी गई है कि मीडिया खुद से ही ना दिखाए, लेकिन अगर दिखा दिया जाता है तो मेरे ख्याल से रोकना कोई आसान काम नहीं होगा, क्योंकि कोई कानून ऐसा नहीं है मौजूद। दहशतगर्दी से मुतल्लिक अगर कोई जुर्म सजा याफ्ता फर्द है तो उसे रोका जा सकता है, उसके लिए नेशनल एक्शन प्लान की आड़ ली जा सकती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। दूसरा, जब दबाव की बात है, अपोजिशन जब तक अमलन कुछ ऐसा नहीं कर पाती कि जहां वो अपोजिशन को, हुकूमत को मुश्किल में डाल सके, तो ये एक एपीसी हो जाना, वहां सब इकट्ठे होकर बैठ जाना, अगले दिन फिर एक दूसरे पे उंगलियां उठाना, तो मेरे ख्याल से इससे अपोजिशन हुकूमत को मुश्किल में डालने के बजाय ज्यादा इमरान खान को मजबूत करेगी। जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस के साथ मौलाना फजल रहमान के धरने के बाद भी आके ललकार रहे थे अपोजिशन को, जिस तरह से 2 रोज पहले 3 रोज पहले लेजिस्लेशन जो हुई, जो बिल पास हुए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से, उसके बाद जो इमरान खान का कॉन्फिडेंस था कि मैंने अपोजिशन को शिकस्त दे दी, वो इमरान खान के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, उन्हें ज्यादा मजीद मजबूत करेंगे अगर ये एपीसी के बाद अपोजिशन नाकाम हुई हुकूमत को मुश्किल में डालने में। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान साहब का क्या किरदार देख रहे हैं? देखिए, ये एक आपने बड़ा अहम सवाल किया मौलाना फजल रहमान से मुतल्लिक। इस पे आप देखें, बड़ी एक सख्त आजमाइश पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए आने वाले दिनों में आपको नजर आएगी। वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो खादिम रिजवी साहब से भी राब्ते कर रहे हैं, दीगर जो उलमा है उनको भी मुतहर्रिक कर रहे हैं। अब मौलाना फजल रहमान, जिस तरह मैंने पहले बात की कि वो हुकूमत को गिराने के लिए आखिरी हद तक जाना चाहते हैं, उनकी कोई हद उन्होंने मुकर्रर नहीं की कि मैंने कौन सी रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी। वो मजहब कार्ड भरपूर तौर पर खेलने का इरादा रखते हैं। अब मजहब कार्ड अगर मौलाना फजल रहमान इस्तेमाल करते हैं तो पीपल्स पार्टी कैसे उनके साथ जाके खड़ी होगी, जो खुद मजहब कार्ड के नाम पे होने वाली सियासत की सख्त मुखालिफ रही है, सख्त उसकी नाकिद रही है। मुस्लिम लीग नून जो है वो खुद मजहब कार्ड के नाम पे होने वाली सियासत, मजहब के नाम पे होने वाली सियासत का खुद निशाना बनी है। मुस्लिम लीग नून के वजीर दाखिला एहसन इकबाल को उन पे कातलाना हमला हुआ जो मजहब कार्ड की वजह से। तो मजहब के नाम पे अगर सियासत आज खुद उसमें नून लीग या पीपल्स पार्टी हिस्सा डालती हैं तो वो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा डिस्क्रेडिट होंगी। अगर वो मौलाना मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग फिर जाकर उनके साथ खड़ी होती है, तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत के बजाय अपना नुकसान ज्यादा करेंगी, हुकूमत को किसी मुश्किल में वो नहीं डाल सकेंगी, फिर बहुत ज्यादा डिस्क्रेडिट होंगी, पॉलिटिकली बहुत तनकीद होगी पीपल्स पार्टी नून लीग दोनों पर। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। समर अब्बास साहब एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद थे। और अगर एपीसी के बाद अपोजिशन अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब नहीं होती तो अपोजिशन हुकूमत पर दबाव डालने के बजाय बल्कि हुकूमत को मजीद मजबूत करेगी। अब कल देखना है, बहुत अहम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तमाम तर सरबराह शिरकत कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब एक बार फिर से मुतहर्रिक होने जा रहे हैं सियासत में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, नून लीग मिलकर क्या करते हैं, अहदाफ हासिल कर पाते हैं, क्या
लाहेअमल होता है, क्या हिकमत अमली होती है, इस पर कल ही बहस करेंगे। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।